हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो इससे पहले हमने जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का जो वन शॉट वीडियो था वो दे दिया है आपको। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वाइटल स्टैटिस्टिक्स वाला वीडियो देखें, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट हमने बना ली है स्टैटिस्टिक्स की। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इंडेक्स नंबर, जिसको हम वन वीडियो में जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो इंडेक्स नंबर आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि करना क्या है। अब इंडेक्स नंबर में इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन भी होती है, तो वो पेपर में आपको नहीं आएगी, उससे आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले फाउंडेशन बनाएंगे कि इंडेक्स नंबर है क्या, इसको थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो देखें यहाँ पे डेफिनेशन इंडेक्स नंबर की अगर बात करें तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेज़र है जो डिज़ाइन किया गया है, जो हमें चेंजेस बताता है वेरिएबल में ओवर टाइम और अक्रॉस प्लेसेस। तो जगहों के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से। तो पहले हम टाइम के हिसाब से समझेंगे यहाँ पे। तो अगर सपोज़ 2020 में हम एक समोसा की प्राइस ले लेते हैं 10 रुपये, और 2025 में वही समोसा की प्राइस हो जाती है 20 रुपये। कितनी हो जाती है? 20 रुपये। तो हम देखेंगे कि कितना चेंज जो है वो देखने को मिला 2020 के बाद 2025। अब एक आम आदमी होगा वो तो बोलेगा कि जी 10 रुपये जो है समोसे की प्राइस बढ़ गई। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालना है? हमें रिलेटिव चेंज निकालना है। इंडेक्स नंबर हमें रिलेटिव चेंज निकाल के देता है। तो हमें आम आदमी की तरह नहीं, हमें एक स्पेशलाइज तरीके से जो है चेंज निकालना है कि कितने परसेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है महंगाई में। तो यहाँ पे देखेंगे हम समोसे की प्राइस में कितना चेंज जो है वो देखने को मिला। तो हम यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले आपने एक चीज़ समझनी है कि जो प्राइस इंडेक्स है उसको इस तरह से लिखा जाता है 01, इसलिए कि ज़ीरो का मतलब है बेस एयर प्राइस। यहाँ पे एक बेस एयर लिया जाता है और एक लिया जाता है करंट एयर। क्या लिया जाता है? एक करंट एयर लिया जाता है, एक बेस एयर लिया जाता है। बेस एयर वो एयर लिया जाता है जिसके कंपैरिजन में हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और करंट एयर होता है जिस एयर में हम जो है चीज़ को जो है जिसकी प्राइस जो है वो ले रहे हैं। तो सपोज़ हमने जैसे बोला कि 2020 में समोसे की प्राइस 10 रुपये थी और 2025 में जाके समोसे की प्राइस 20 रुपये हो गई। तो यहाँ पे बेस ईयर रहेगा 2020 और करंट ईयर रहेगा 2025। ठीक है जी। तो हमें निकालना है इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स। तो ये हमने लिखा P01, मतलब प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, इसका ये मतलब है। और अब हम निकालेंगे प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स कैसे निकलता है? जो करंट ईयर की प्राइस है उसको लिखना है आपने, करंट ईयर की जो प्राइस है उसको लिखना है, और डिवाइड करना है जो बेस ईयर की प्राइस है उससे, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इस तरह से आप जो है पूरा चेंज जो है वो निकाल सकते हैं कितना आएगा। तो देखिए अब P1 कितना है जी हमारे पास? P1 है जी 20। करंट ईयर की प्राइस 20 रुपये है और 10 रुपये है बेस ईयर की प्राइस, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अब देखेंगे आप 1010 का 20 × 10 कितना हो गया जी? 200। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 200। तो 200 हमारा प्राइस इंडेक्स यहाँ पे निकल के आया है। अब एक बात याद रखनी है आपने कि बेस ईयर का जो प्राइस इंडेक्स है उसको 100 माना जाता है। हमने जो करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स निकाला वो कितना है? 200। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 से ऊपर जितनी वैल्यू गई है, तो 100 से ऊपर कितनी वैल्यू गई है? 100 वैल्यू गई है। तो इसका मतलब 100% इंक्रीज हमें देखने को मिला है समोसे की प्राइस में। मतलब अगर समोसे की प्राइस 2020 में 10 रुपये थी और 2025 में 20 रुपये हो गई, तो कितने परसेंट इंक्रीज देखने को मिला? 100% इंक्रीज देखने को मिला। एक और एग्जांपल लेंगे थोड़ा आपको समझाने के लिए अच्छे से। तो यहाँ पे अब हम लेते हैं चावलों की प्राइस। तो 30 रुपये चावल की प्राइस थी 2019 में। 2019 में 30 रुपये थी, और अब 2025 में कितनी हो गई है जी? 2026 में कितनी हो गई है जी? 40 रुपये हो गई है। अब हम निकालेंगे प्राइस इंडेक्स। अब हम निकालेंगे प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। तो प्राइस जो है करंट ईयर की कितनी है? 40। बेस ईयर की कितनी है? 30। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है जी, हमने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखेंगे 1010 यहाँ पे कट हो जाएगा। अब किस तरह से वैल्यू निकलेगी? 400/3। तो जब 400 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 3 1 ज़ा 3, यहाँ से गया 3 और 1 और गया तो 133.33। तो इतनी वैल्यू हमारी आ गई। तो यहाँ से जब हमने प्राइस इंडेक्स निकाला तो कितनी वैल्यू आई?
33.33। तो बेस ईयर की हम वैल्यू क्या मानते हैं 100, तो प्राइस इंक्रीज कितना हुआ चावल की प्राइस में 33.33%। तो इतना परसेंट जो है 2019 में राइस की प्राइस से इतना जो है वो बढ़ा। तो रिलेटिव जो है वो चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इंडेक्स नंबर में। आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये एक्सप्रेस करता है रिलेटिव चेंज। क्या बताता है हमें? रिलेटिव चेंज बताता है कि कोई चीज़ उस कितना मैग्नीट्यूड उसका जो है वो बढ़ा है बेस ईयर को चूज करके। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताने की कोशिश करूं कि सिंपली जो है सिंपल भाषा में, तो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो सिंपल भाषा में इंडेक्स नंबर हमें बताता है हाउ मच ए सिचुएशन हैज़ चेंज्ड कंपेयर टू बेस पीरियड। तो बेस पीरियड के हिसाब से सिचुएशन जो है वो कितनी चेंज हुई है। मतलब वही है कि अगर 2020 में किसी कमोडिटी की प्राइस जितनी थी तो 2026 में उसमें कितना चेंज आया। तो इस तरह से हमने 2020 को बेस ईयर माना और 2026 को हमने यहाँ पे करंट ईयर माना। तो बेस ईयर और करंट ईयर का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे क्या निकालते हैं? हम यहाँ पे निकालते हैं कि कितना चेंज जो है वो देखने को मिला। अब प्राइस में ही वो चेंज नहीं हो सकता है, क्वांटिटी की प्रोडक्शन में भी वो चेंज हो सकता है और टोटल वैल्यू में भी वो चेंज हो सकता है। तो इसलिए जो इंडेक्स नंबर है वो 2-3 टाइप के होते हैं। प्राइस इंडेक्स होता है, क्वांटिटी इंडेक्स होता है और वैल्यू इंडेक्स होता है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बोलता है कि चेंज इन कास्ट ऑफ लिविंग हमें इंडेक्स नंबर बता के देता है। कास्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? आम भाषा में समझेंगे कि कोई इंसान, कोई स्टूडेंट पहले जम्मू में 2020 में जब रहता था तो उसका मंथली खर्चा आता था 9,000 रुपया। कितना आता था? 9,000 रुपया। लेकिन आज के टाइम पे अगर जो है 2019 में खर्चा 9,000 आता था, लेकिन आज अगर 2026 में कोई जम्मू में रहेगा एज ए स्टूडेंट तो उसका रेंट आएगा, खाने का खर्चा आएगा, तो लगभग उसका जो है 15,000 रुपया महीना जो है वो खर्चा आएगा। तो ये जो चेंज हमें आया 9,000 से 15,000 के बीच में, इसको बोलते हैं, रहने के खर्चे को बोलते हैं कास्ट ऑफ लिविंग। क्या बोलते हैं? कास्ट ऑफ लिविंग। तो इंडेक्स नंबर हमें ये कैलकुलेट करने में जो है मदद करता है। कास्ट ऑफ लिविंग जो है वो कैलकुलेट करने में हमें मदद करता है कि कितना चेंज जो है कास्ट ऑफ लिविंग में आया, वो हमें उसका रिलेटिव चेंज जो है बता के देगा इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है जर्नल प्राइस लेवल, मतलब महंगाई कितनी बढ़ रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समोसे की प्राइस 10 रुपये से 20 रुपये हो गई 2020 से 25 तक। तो ये जो चेंज आया, ये जो प्राइस बढ़ी, 100% जो प्राइस बढ़ी, ये हमें बता के देगा। इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में भी इंडेक्स नंबर जो है वो मदद करता है। और तीसरा जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, वो चेंज भी हमें जो है बता के देता है इंडेक्स नंबर। उसके बाद वेजेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब हमें कैलकुलेट देता है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर को जो है इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। इंडेक्स नंबर को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स बैरोमीटर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें इकोनॉमिक्स के हाल चाल बताता है कि इकोनॉमिक की क्या कंडीशन है, इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनको कैलकुलेट करके बताता है। तो इसलिए इसको जो है इकोनॉमिक बैरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि इंडेक्स नंबर को और क्या बोला जाता है, तो इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि इफ ए प्राइस इंडेक्स ऑफ 2025 इज 150, तो 150 है प्राइस इंडेक्स 2025 का और बेस ईयर है 2020, उसका हम मान लेते हैं 100। तो बताओ जी प्राइस कितनी इंक्रीज हुई है। तो प्राइस 100 से ऊपर कितना हुआ है? 150 हुआ। तो 50% जो है प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं एज कंपेयर्ड विद द बेस ईयर। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से ये एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। तो आई होप आपको जो कंसेप्ट है इंडेक्स नंबर के ऊपर थोड़ी बहुत फाउंडेशन जो है आपकी बनी होगी। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं इंडेक्स नंबर की, देख सकते हैं। इंडेक्स नंबर इज ए स्पेशलाइज्ड एवरेज। ये स्पेशलाइज्ड एवरेज इसलिए है क्योंकि ये जो है हमें रिलेटिव चेंज बताती है एक करंट ईयर को बेस ईयर के साथ कंपेयर करके। तो इसलिए ये एक खास तरह की एवरेज है जो एक्सप्रेस करती है चेंज इन द लेवल ऑफ फिनोमिना बिटवीन टू पीरियड्स, दो पीरियड्स के बीच में हमें बताती है। इंडेक्स नंबर जो है मेजर करता है रिलेटिव चेंज को और यूजुअली एक्सप्रेस करता है परसेंटेज टर्म में विद बेस इज इक्वल। परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस करता है लेकिन परसेंटेज का सिंबल इस्तेमाल नहीं होता है। आपने देखा होगा इंडेक्स नंबर को जब कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू 150 आती है, 133 आती है, 200 आती है। तो इसको हमने बेस ईयर को 100 मानना है, फिर जितनी वैल्यू 100 से ऊपर की है हम बोलते हैं उतने परसेंट चेंज जो है वो देखने को मिला है। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी।
नेक्स्ट है फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इंडेक्स नंबर की, ये भी यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये हमें रिलेटिव चेंज बताता है। किस तरह से बताता है, मैंने आपको एग्जैक्टली समझाया कि 2020 में समोसा की प्राइस 10 रुपये थी, 2025 में 20 रुपये हो गई, हमने इंडेक्स नंबर निकाला वो 200 आया, बेस ईयर को हम 100 मान के चलते हैं, तो 100 से 200 तक जाने में कितना डिफरेंस हुआ, 100। तो हमने निकाला कि 100% प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई। तो ये हमें रिलेटिव चेंज बता रहा है कि 2020 के कंपैरिजन में 2025 में समोसा की प्राइस कितने परसेंट जो है वो इंक्रीज हुई। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। दूसरा, दे कंपेयर द करंट पीरियड विद द बेस पीरियड, ये भी मैंने आपको बता दिया। और बेस पीरियड इंडेक्स इज यूजुअली टेकन एज 100, बेस ईयर का इंडेक्स हम क्या लेते हैं 100, और करंट ईयर का जितना निकलेगा उसको हम बोलेंगे कि इतने परसेंट इंक्रीज हमें देखने को मिला। और ये स्पेशलाइज्ड एवरेज होती है, ये भी आपने याद रखना है। और ये जो हैं ये अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं, ये मैं नीचे एमसीक्यूज़ में आपको डिस्कस करूंगा, वहाँ पे आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पर्पस, यूज़ और इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इंडेक्स नंबर हमें सबसे पहले इन्फ्लेशन निकाल के देता है। आपने होलसेल प्राइस इंडेक्स आगे पढ़ना है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है हमें इन्फ्लेशन जो है वो बताता है कि राइसेस की, व्हीट की, शुगर की प्राइसेस पहले कितनी थी और आगे जो है बढ़ के कितनी हो गई। तो ये हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स से पता चलता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है हमें बताता है आपका इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, मेजर्स चेंजेस इन कास्ट ऑफ लिविंग, कास्ट ऑफ लिविंग हमें निकाल के देता है। मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल बताई कि आज से 2019 में जब एक स्टूडेंट जम्मू में रहता था उसका मंथली जो खर्चा आता था वो 9,000 आता था, लेकिन आज 2026 में जब वो रहेगा तो उसका खर्चा कितना आएगा 15,000। तो ये जो चेंज जो उसका आया कास्ट ऑफ लिविंग में, क्योंकि आज रेंट बढ़ गया है, आज कमोडिटीज़ की प्राइस जो है बढ़ गई है, तो इसलिए उसकी कास्ट ऑफ लिविंग भी जो है बढ़ गई। तो वो भी हमें कौन कैलकुलेट करके देता है, वो इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट करके देता है। नेक्स्ट, मेजर्स चेंजेस इन इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रीज़ में पहले कितनी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस होती थी और अब कितनी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उसका चेंज भी हमें जो है बताता है इंडेक्स नंबर। परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो निकाल के देता है। मतलब 2019 में हम 9,000 से कितनी चीज़ें खरीद सकते थे और 2026 में आके उन 9,000 से हम क्या क्या खरीद सकते हैं, उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो वो भी हमें कैलकुलेट करके देता है इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, वेजेस और डीए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेयरनेस अलाउंस, हमने देखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को साल में 2 बार जो है डेयरनेस अलाउंस मिलता है। तो वो डेयरनेस अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं वो भी जो है कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर्स। डिफ्लेटिंग मॉनेटरी सीरीज, कन्वर्टिंग करंट प्राइस टू कांस्टेंट प्राइस, तो ये सब जो है हमें कैलकुलेट करके देता है आपका इंडेक्स नंबर। अब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में इंडेक्स नंबर मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेट की जाती हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, क्या ज़रूरत है हमें इंडेक्स नंबर पढ़ने की, हमें पॉलिसी मेकिंग करने में मदद करता है। मॉनेटरी फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, वो हमें इंडेक्स नंबर जब हम पढ़ेंगे तब हम जाके जो है फाइनेंशियल डिसीजंस जो है ले सकते हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉलिसी जो है वो बना सकती है। तो ऑल इन ऑल हमें गवर्नमेंट के लिए ही जो है बाद में काम करना है एज एन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो इसीलिए आपको जो है इंडेक्स नंबर पढ़ाया जा रहा है ताकि आप जो है पॉलिसी बनाने में जो है वो मदद कर सकें, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद कर सकें। आपको समझ हो कि इंडेक्स नंबर जो है हमें क्या जो है कैलकुलेट करके देता है। नेक्स्ट है बिजनेस डिसीजंस, प्राइसिंग, इन्वेंट्री, कंट्रैक्ट्स, बजटिंग, इंटरनेशनल कंपैरिजंस, ये सब जो है इंडेक्स नंबर की वजह से जो है वो होता है। तो ये सारे जो हैं ये क्या है, इंपॉर्टेंस है इंडेक्स नंबर की। नेक्स्ट कुछ टाइप्स हैं इंडेक्स नंबर की, जैसे सबसे पहले प्राइस इंडेक्स नंबर है जो हमें प्राइस बताता है एक बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर की हमें प्राइस जो है वो बताता है कंपेयर टू बेस ईयर। नेक्स्ट है क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है और कितना उसमें चेंज आया, वो चेंज हमें बताएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तीसरा है वैल्यू इंडेक्स नंबर, एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर 10 बिस्किट है और एक बिस्किट की वैल्यू 10 रुपये है, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई इस बॉक्स की, 10 रुपये प्राइस और 10 बिस्किट हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 100। ये हमने कैसे निकाला, प्राइस इनटू क्वांटिटी को करके। तो बस वैल्यू इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस को मल्टीप्लाई करके। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर भी जो है हम इसमें पढ़ते हैं। तो आई होप आपको वैल्यू इंडेक्स नंबर भी जो है वो समझ आया होगा। तो देख सकते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके जो है हम क्या निकाल सकते हैं,
ये हमें टोटल वैल्यू बताता है और इसी को वैल्यू टोटल वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है करंट ईयर में बेस ईयर के कंपैरिजन से, वो हमें वैल्यू इंडेक्स नंबर जो है वो निकाल के देता है। तो इसकी एग्जांपल है एक्सपोर्ट वैल्यू इंडेक्स, सेल्स वैल्यू इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स जो हैं वो निकलते हैं और हमें एक रिलेटिव चेंज जो है वो बताते हैं। अब कुछ एक और क्लासिफिकेशन है स्पेसिफिक इंडेक्स और कंपोजिट इंडेक्स। तो अगर स्पेसिफिक इंडेक्स बात करें उसमें सिंगल कमोडिटी होती है, किसी एक कमोडिटी को, जैसे मैंने ऊपर समोसा को कंपेयर किया तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स है। अब कंपोजिट इंडेक्स होता है उसमें ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ होंगी, सपोज उसमें समोसे भी होंगे, उसमें राइस भी होगा, उसमें व्हीट भी होगा और उसमें शुगर भी होगी। तो एक ग्रुप बनाया सारी कमोडिटीज़ का और बोला इसमें जो है 2025 के कंपैरिजन में 2019 का आप जो है बताओ कि कितना प्राइस रिलेटिव चेंज जो है वो देखने को मिला, तो वो उसको बोलेंगे हम कंपोजिट इंडेक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक इंडेक्स और कंपोजिट इंडेक्स जो हैं वो क्या होते हैं। और कंपोजिट इंडेक्स की एग्जांपल है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें हम बहुत सारी ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज़ को लेते हैं। नेक्स्ट है बेस ईयर एंड करंट पीरियड। तो बेस पीरियड और करंट पीरियड को मैंने आपको समझा दिया है। बेस पीरियड को हमेशा 100 मान के चलते हैं और करंट पीरियड को जो है वो कंप्यूट किया जाता है। जैसे बेस ईयर 100 है और करंट ईयर 130 आ जाता है, तो कितने परसेंट प्राइसेस इंक्रीज हुई करंट ईयर में विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर? 30%। कितनी प्राइसेस इंक्रीज हुई? 30%। तो इस तरह से हम जो है चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बेस पीरियड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स बेस पीरियड, एक होता है चेन बेस मेथड। तो फिक्स बेस मेथड में क्या किया जाता है कि जैसे एक फिक्स ईयर को ले लिया जाता है, जैसे मैंने 2020 को एक फिक्स मान लिया कि ये जो है बेस ईयर है और 2026 का मैंने जो है वो कंप्यूट किया, इसको बोलते हैं फिक्स्ड बेस मेथड। अब एक होता है चेन बेस मेथड, इसमें क्या किया जाता है कि एक साल को कंपेयर किया जाता है पिछले साल से। जैसे 2025 का कंपेयर करेंगे हम 2024 से और 2024 का कंपेयर करेंगे 2023 से। जैसे 2024 में प्राइस थी 20 रुपये, 2024 में प्राइस थी 15 रुपये और 2023 में प्राइस थी 10 रुपये। तो आपने किस तरह से कंपेयर करना है? पहले 2025 को 2024 से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 2025, 24, 23, प्राइस थी 20 रुपये, 15 रुपये और 10 रुपये। तो पहले 2025 का 2024 का कंपैरिजन में निकालेंगे, 20 इंटू 15 इंटू 100, तो कितनी वैल्यू आ गई? 4 इंटू 3, 400/3, तो 133 पॉइंट समथिंग। वैसे फिर हम निकालेंगे इसके कंपैरिजन में इसको। तो इस तरह से जो है चेन बेस मेथड में जो है निकाला जाता है, प्रीसीडिंग ईयर को जो है वो लिया जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है फिक्स बेस मेथड में। तो आई होप अभी तक जो है आपको जो है चीज़ें अच्छे से जो है वो क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ईच ईयर इज कंपेयर्ड विद द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, लिंक रिलेटिव्स देन चेन, और फिर उसको चेन जो है वो किया जाता है। अब सिलेक्शन कैसे लेनी है बेस ईयर की? बेस ईयर को सिलेक्ट कर, अब बेस ईयर को किस तरह से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं? तो एक गुड बेस ईयर किस तरह से सिलेक्ट हो सकता है? सबसे पहले वो नॉर्मल होना चाहिए, उसमें कोई वार, एबनॉर्मल बूम या डिप्रेशन जो है नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है स्टेबल ईयर को जो है वो लिया जाता है एज ए बेस ईयर। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बेस ईयर, अब पेपर में आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कंस्ट्रक्ट करने को नहीं बोलेगा इंडेक्स नंबर, वो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि एक आइडियल बेस ईयर कैसा होता है? नॉर्मल होना चाहिए, रिसेंट बट नॉट टू रिसेंट। रिसेंट होना लेकिन बिल्कुल ही पिछला ईयर नहीं ले लेना, 4-5 साल पुराना आपको लेना चाहिए। रिप्रेजेंटेड ऑफ जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, और वो जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और रैलिएबल होना चाहिए, और एडिक्वेट जो है उसका डाटा अवेलेबल होना चाहिए, हमारे पास उसका डाटा भी होना चाहिए, तभी उसको हम जो है बेस ईयर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेस ईयर की सिलेक्शन भी हमें सही तरीके से जो है वो करनी चाहिए। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में? सबसे पहले हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हमें इंडेक्स नंबर क्यों बता रहे हैं, तो बना रहे हैं। अगर इंडेक्स नंबर बनाना है तो उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि समोसा को प्राइस को हम कंपेयर करेंगे, तो मेरे पास पर्पस था कि मुझे समोसा की प्राइस में रिलेटिव चेंज पता करना है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको पर्पस जो है वो पता होना चाहिए कि हम इंडेक्स नंबर क्यों बता रहे हैं। फिर उसका ऑब्जेक्टिव, कास्ट ऑफ लिविंग, प्राइस चेंज, प्रोडक्शन चेंजेस, ये सारी चीज़ें हमें डिफाइन करनी है। फिर सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, कौन कौन सी कमोडिटीज़ की हमें सिलेक्शन करनी है, उनको जो है सेलेक्ट करना है। रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स जो है, कॉमनली यूज्ड आइटम्स, स्टेबल क्वालिटी आइटम्स। फिर हमें जो है उसके बाद जो है कलेक्शन करनी है हमने प्राइस और क्वांटिटी डाटा की।
उसके बाद चॉइस ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर हमें बिल्कुल स्टेबल तरीके से जो है वो लेना है, और फिर उसमें वेट्स भी जो है आप दे सकते हो। तो फिर हमें फार्मूला भी जो है वो चूज़ करना है। तो ये तरीका है जिसकी वजह से हम जो है कंप्लीट जो है ये स्टेप्स हैं जो कि इंडेक्स नंबर को सही तरीके से इस्तेमाल करने में। अब वेट क्या है, वेट भी आपको यहाँ पे समझना है। तो वेट्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं उनको ज़्यादा वैल्यू देना, जो इम्पॉर्टेंट आइटम है उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ज़्यादा वेट दिया जाता है, और फिर उसका इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देखेंगे, उसकी वजह से आपको जो है वो ज़्यादा समझ जो है आपको आएगा। तो वेटेड इंडेक्स नंबर दो तरह के होते हैं, सिंपल और वेटेड। तो सिंपल मेथड जो होते हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने में, उनमें जो है वेट नहीं दिया जाता है, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस जो है वो दी जाती है, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन वेटेड मेथड में कुछ आइटम्स को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है। तो वेटेड मेथड्स में कौन कौन से आते हैं, लेस्प्रीज, पास्चेज, फिशर आइडियल, मार्शल एजवर्थ, डार्विश बॉली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पेपर में जो है वो आता है, तो इनको अच्छे से हम डिस्कस। अब आगे चलेंगे हम यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर कितने तरह के होते हैं, इनके मेथड क्या है, इनको अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस इंडेक्स नंबर, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए, थोड़ा सा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वहाँ से आपको जो है वो क्लियर होगा। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे देखेंगे सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये है बेस ईयर की प्राइसेस P0, ये सारी बेस ईयर के प्राइसेस हैं, और P1 है करंट ईयर्स की प्राइसेस, ये देख सकते हैं आप, ये हमने एक क्वेश्चन दिया है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहले जो करंट ईयर्स की प्राइसेस हैं उन सबको जमा करना है, फिर डिवाइड करना है जो बेस ईयर की प्राइसेस हैं उन सबको जमा करके, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैं लिख के भी बता सकता हूँ, समीशन करनी है जितनी भी प्राइसेस हैं करंट ईयर की, फिर डिवाइड करना है जो बेस ईयर की प्राइसेस हैं, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ये निकल जाएगा आपका प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। तो ये है आपका फार्मूला प्राइस इंडेक्स एग्रीगेटिव मेथड से कैलकुलेट करने का, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। तो अब हम जमा करेंगे सारी प्राइसेस को। तो सबको हमने करंट ईयर्स की प्राइसेस को जमा किया, 135 आया। फिर हमने बेस ईयर की प्राइसेस को जमा किया, 100 आया। अब हम निकालेंगे। तो अब हम निकालते हैं जी प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। तो हमें समीशन P1 चाहिए, मतलब करंट ईयर की सारी प्राइसेस जमा करके, तो 135 आई। फिर हम बेस ईयर की प्राइसेस जो है सबको जमा किया, तो 100 आया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 100 और 100 कट हो गया, पीछे कितना क्या वैल्यू आई, 135। तो बेस ईयर को हमेशा क्या मान के चलते हैं, 100। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 35% जो है वो हमें प्राइस चेंज जो है वो देखने को मिला है। तो आंसर जो आ गया 135, और कंक्लूजन यही है कि 35% जो है प्राइस चेंज जो है वो देखने को मिला एज़ कम्पेयर टू बेस ईयर, एज़ कम्पेयर टू बेस। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जो है कैसे निकालते हैं। दो तरीके से निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन से भी और ज्योमेट्रिक मीन से भी। तो सेम ये क्वेश्चन भी है, ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये है आपकी बेस ईयर की प्राइसेस, ये है करंट ईयर की प्राइसेस। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो प्राइस रिलेटिव है उसको निकाला जाता है P1 अपान P0 इंटू 100। तो सबका निकालना है। तो सबसे पहले हम प्राइस रिलेटिव जो है वो निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, हर एक वैल्यू का। जैसे यहाँ पे 8 है करंट अफेयर और बेस की है 5, तो 8 अपान 5 इंटू 100, 8 अपान 5 इंटू 100, इस तरह से करेंगे। तो 5 और 100 जो है 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 160। कितना हो गया, 160। तो ये देखो यहाँ पे प्राइस रिलेटिव निकाला गया। तो यहाँ पे हम जो है सारे प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। ये सारे प्राइस रिलेटिव जो है वो निकल के आगे, जब हमारे सारे प्राइस रिलेटिव निकलेंगे फिर हम उसका अर्थमेटिक मीन जो है निकालेंगे। तो ये सारे प्राइस रिलेटिव हैं, कितने हैं टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इन सबको जमा करके 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सारे आ गए। फिर हमने इसको डिवाइड किससे किया, 5 से किया, क्योंकि एवरेज ऐसे ही निकाली जाती है। और यहाँ पे जब एवरेज हमने निकाली तो 139 निकल के आई। तो सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव निकल के हमारे पास आ चुका है। कितना, 139। बेस ईयर कितना लेते हैं, 100। तो इसका मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज है वो कितना है, 39%। आई होप आपको जो है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जो है वो देखने को मिला। अब नेक्स्ट हम समझेंगे
करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव लेकिन बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है वो आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो ये है आपकी बेस ईयर की प्राइसेस, ये है आपकी करंट ईयर की प्राइसेस, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें रिलेटिव निकालना है। रिलेटिव कैसे निकलता है जी, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। तो करंट ईयर कितना है 6, बेस ईयर कितना है 4, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो इसकी वैल्यू आ गई 20, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 120। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जस्ट अ सेकंड गाइज, 6/4 इंटू 100, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 इंटू 6 150। तो कितनी वैल्यू हमारे पास आई 150। तो ये देख सकते हैं 150। इसी तरह हमने दूसरे का भी निकाला 125 150। तो ये हमारे पास आ गए प्राइस रिलेटिव्स। तो ज्योमेट्रिक मीन अब किस तरह से निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन निकलता है कि जितनी आपके पास वैल्यूज़ हैं उसका उतना ही, अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो स्क्वायर रूट करना है, 3 वैल्यूज़ हैं तो क्यूब रूट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, क्यूब रूट लेना पड़ेगा क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं। तो 150 इंटू 125 इंटू 150। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आती है 141.1154। तो इतना जो है हमें ज्योमेट्रिक मीन जो है वो निकल के आया है। तो ये है आपका ये है हमारा ज्योमेट्रिक मीन प्राइस इंडेक्स, कितना है 141.16। तो ये पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको हमने 8 सेक्शंस जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सब के ऊपर कंटेंट बनाया हुआ है विद एमसीक्यू, जिसमें हमने 10,000 एमसीक्यू प्रोड्यूस किए हैं। तो वो सारा कंटेंट आप जो है ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें ये पीडीएफ भी जो है आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट आपके एमसीक्यूज प्लस न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब आगे चलेंगे। तो ये थे आपके कुछ प्राइस रिलेटिव्स जो हमने निकाल के आपको दे दिए हैं। तो आगे चलेंगे। अब यहाँ पे सिंपल प्राइस एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव हमने कवर अप कर लिया है। फार्मूले आपको आई होप जो है वो समझ आ गए होंगे। तो थोड़ी बहुत आपका बेस जो है वो स्ट्रांग हो चुका होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे वेटेड प्राइस इंडेक्स। अभी तक हमने अनवेटेड पढ़े, अब हम वेटेड की तरफ चलेंगे। तो वेटेड प्राइस इंडेक्स की तरफ जो है हमें अब बढ़ना है। तो वेटेड प्राइस इंडेक्स में सबसे पहले आता है लेस्प्रेस फार्मूला। तो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स में ये चीज़ें आपको जो है वेटेड प्राइस इंडेक्स में जो है अब ये वाले मेथड्स आपको समझने हैं, पास्चे, लेस्प्रेस, फिशर्स। तो ये सारे आपको जो है अब इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन भी आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। ध्यान से वीडियो में बने रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ये रहने वाला है। तो वेटेड इंडेक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स। तो लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स के ऊपर आपको कैलकुलेशन के ऊपर जेके एसएसबी क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है, आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट इसके ऊपर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि इसमें बेस ईयर जो है वो वेट क्या लिया, इसमें वेट किसको लिया जाता है, ये क्वेश्चन लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स में पूछा जाता है। तो बेस ईयर क्वांटिटीज़ को इसमें जो है क्या लिया जाता है, इसमें वेट लिया जाता है, क्योंकि ये वेटेड इंडेक्स है। तो वेटेड इंडेक्स मतलब कुछ आइटम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेस्प्रेस इंडेक्स है, लेस्प्रेस का जो प्राइस इंडेक्स है उसको पीएल से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, आपने देखा होगा पीछे फार्मूला था समीशन P1 अपान समीशन P0 इंटू 100। तो इसमें हम क्या करते हैं, बस फार्मूला वही है, इसमें हमने बेस ईयर की जो क्वांटिटीज़ हैं उनको क्या लिया जाता है, वेट्स लिया जाता है। तो यहाँ पे बेस क्या होंगी, क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर। बस बन गया आपका लेस्प्रेस फार्मूला। लेस्प्रेस का फार्मूला आपका बन गया। बस सेम फार्मूला आपने लिखना है, बस उसमें बेस ईयर क्वांटिटीज को ऐड कर देना है। दिस इज द फार्मूला ऑफ लेस्प्रेस। तो लेस्प्रेस ने ये फार्मूला 1871 में जो था वो दिया था। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें वेट्स जो है वो क्या रखा है, क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर। तो इसमें सिर्फ बेस ईयर क्वांटिटीज जो हैं वो ली जाती हैं। तो वाइडली यूज़ किया जाता है प्रैक्टिस में। इसकी एक बात आपने बहुत याद रखनी है कि ये जो है ओवर स्टेट करता है प्राइस राइज को, ओवर स्टेट करता है, ज़्यादा दिखाता है। तो इसलिए लेस्प्रेस का जो प्राइस इंडेक्स है उसको बोलते हैं ये अपवर्ड ब्यास होता है। कैसा होता है, अपवर्ड ब्यास। तो पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वेटेड इंडेक्स होता है जो अपवर्ड ब्यास होता है। तो याद रखना है आपने, जो आपका लेस्प्रेस इंडेक्स नंबर है दैट इज अपवर्ड ब्यास। कैसा होता है, अपवर्ड बाइसनेस उसमें देखने को मिलती है।
तो नेक्स्ट अगर बात करें पास्चेज प्राइस इंडेक्स, तो पास्चेज जो है इसने 1874 में जो है ये फार्मूला दिया था। तो पास्चे क्या बोलता है, पास्चेज प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें तो ये भी सेम आपने वैसे ही लिखना है जैसे फार्मूला पहले हमारा था, उसको लिखा हमने, मल्टीप्लाई किया 100 से। तो ये वेट लेता है करंट ईयर्स की क्वांटिटीज़, तो करंट ईयर को 1 से डिनोट करते हैं। और ऊपर लेस्प्रेज ने बेस ईयर क्वांटिटीज़ को वेट लिया, इसने करंट ईयर की जो क्वांटिटीज़ हैं उनको बेस लिया। तो ये जो बन गया आपका पास्चेज प्राइस इंडेक्स। देखो सिंपल फार्मूला है, बस आपको वेट्स देखने हैं कि वेट्स जो हैं करंट ईयर के हैं या बेस ईयर के हैं। करंट ईयर के होंगे तो पास्चेज, और अगर बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को जो है वेट लिया हुआ तो दैट इज़ आपका लेस्प्रेज प्राइस इंडेक्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको क्या पूछा जाता है, एक तो यही पूछा जाता है कि वेट्स जो हैं करंट ईयर की क्वांटिटीज़ लेते हैं या बेस ईयर की। तो करंट ईयर की क्वांटिटीज़ लेते हैं पास्चेज इंडेक्स में और बेस ईयर की लेते हैं लेस्प्रेज में। तो अगर इसकी बात करें, इसके ऊपर क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि ये क्या करता है, अंडरस्टेट करता है प्राइस राइज को। जैसे वहाँ पे ओवरस्टेट करता था, ये अंडरस्टेट करता है, इसलिए इसको डाउनवर्ड बाइस बोलते हैं। डाउनवर्ड बाइस बोलते हैं, ये डाउनवर्ड बाइस होता है। तो अपवर्ड बाइस कौन सा होता है, अपवर्ड बाइसनेस कौन शोन करता है और डाउनवर्ड बाइसनेस कौन शोन करता है, इसके ऊपर जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछती है। तो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है फिशर। फिशर जो है, इन दोनों के बाद उसने लेस्प्रेज का फार्मूला देखा, उसने पास्चेज का फार्मूला देखा, उसने मॉडिफाई किया उसको और एक आइडियल जो है वो प्राइस इंडेक्स लेके आया। मतलब इन दोनों से बेटर फार्मूला जो है वो लेके आया। ये बड़ा चालाक था, इसने क्या किया, दोनों के फार्मूला का जो है वो क्या कर दिया, रूट ले लिया। ये देख सकते हैं आप, इसने लेस्प्रे का फार्मूला उठाया। लेस्प्रे क्या करता था, समीशन P1 अपान समीशन P0, और क्वांटिटीज जो है इसने कौन सी ली थी, बेस ईयर की, इनटू 100 बाद में कर लेंगे। और साथ में इसने क्या किया, पास्चेज का फार्मूला भी ले लिया, समीशन P1 अपान P0। तो इसमें क्वांटिटीज इसने ले ली कौन सी, करंट ईयर की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। दिस इज द फार्मूला ऑफ, ये कौन सा फार्मूला है, फिशर का। या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिशर का जो फार्मूला है उसमें आप अंडर रूट ले लो, और उसने लेस्प्रेज का जो फार्मूला है उसको मल्टीप्लाई कर दिया पास्चेज के फार्मूला के साथ। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फिशर्स प्राइस इंडेक्स। तो फिशर प्राइस इंडेक्स आपका निकल के आ गया। इसको आइडियल बोला जाता है। क्यों आइडियल बोला जाता है, क्योंकि ये सेटिस्फाई करता है दो टेस्ट, टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल। मैं कुछ टेस्ट जो है आपको बाद में करवाने वाला हूँ। ये क्या टेस्ट हैं, जितने भी जो ये इंडेक्स नंबर के फार्मूलाज हैं ये कितने अच्छे हैं, ये इन जो इन टेस्ट को फॉलो करेगा वो उतने बेटर हैं, वो उतने बेटर हैं। तो वो टेस्ट आगे पढ़ेंगे। तो इसको जो है फिशर का जो ये आइडियल इंडेक्स नंबर था, इसको जो है आइडियल कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जो था सेटिस्फाई करता था, इसलिए इसको माना गया कि नहीं ये जो है ये आइडियल है, ये बेटर है उन दो के कंपैरिजन में। मोस्ट वैल्यूएबल एंड थियोरेटिकली बेस्ट, और ये बैलेंस करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड बाइसनेस को। हमने देखा था कि लेस्प्रेज जो है वो अपवर्ड बाइसनेस शो करता था और जो पास्चेज था वो डाउनवर्ड बाइसनेस शो करता था, और फिशर इंडेक्स इन दोनों को जो है वो बैलेंस करता था, इसलिए इसको आइडियल कहा गया। ये बात आपने याद रखनी है। और इसने क्या किया, लेस्प्रेज ने जो है बेस ईयर क्वांटिटीज़ को जो है वेट लिया, और दूसरा जो है पास्चेज ने करंट ईयर क्वांटिटीज़ को जो है वो क्या किया, वेट लिया। लेकिन इस फिशर ने क्या किया, दोनों को जो है बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटीज़ दोनों को जो है एज ए वेट लिया। तो देख सकते हैं आप, इसमें कंप्यूटेशन जो है कंप्यूट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन काफ़ी आइडियल जो है इसको माना जाता है। तो ये अब बातें आपने याद रखनी है फिशर के बारे में। नेक्स्ट है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ये भी कुछ इंडेक्स हैं तो आपको जेकेएसएसबी इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इसका फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं आप, P1 और P0 यहाँ पे लिया जाता है, और Q0 Q1 प्लस Q0 1 और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 से। तो ये एवरेज लेता है बेस ईयर और करंट ईयर क्वांटिटीज़ की, ये आपने याद रखनी है। ये लेस बाइस्ड होता है देन पास्ट लेस्प्रेज एंड पास्चेज, तो उनके कंपैरिजन में ये लेस बाइसनेस जो है वो शो करता है, उतनी बाइसनेस ये शो नहीं करता है। आपने इसमें मेन फार्मूला याद रखना है। कंप्यूटेशन करने के लिए, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए पेपर में नहीं आने वाला है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स भी कोई चीज़ है।
तो इसमें बोथ जो है करंट ईयर और बेस ईयर क्वांटिटीज़ जो है वो ली जाती हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है। तो जेकेएसएसबी कैलकुलेट करने को नहीं बोलेगा, क्योंकि 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो कैलकुलेशन इसके ऊपर आने वाली आपको नहीं है। नेक्स्ट है डॉर्बिश बॉली प्राइस इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें लेस्प्रे और पास्चे का जो है एवरेज निकाली जाती है और आपका निकल के आ जाता है डॉर्बिश बॉली प्राइस इंडेक्स। तो देख सकते हैं आप। तो अगर बात करें इजी टू कंप्यूट है तो पेपर में पूछी जा सकती है जेकेएसएसबी के। ये दोनों लेस्प्रे और पास्चे दोनों का इस्तेमाल जो है वो करता है। और अगर बात करें तो ये जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, जितना फिशर जो है टेस्ट को सेटिस्फाई करता है उतना ये सेटिस्फाई टेस्ट को जो है वो नहीं करता है। फिर नेक्स्ट है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये सारे आपके ख़त्म हो गए ऊपर वेटेड इंडेक्स। अब वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है, ये भी आपने जो है याद रखना है। तो ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू जो है वो समझाऊंगा। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, समीशन डब्ल्यू आर अपॉन समीशन डब्ल्यू। डब्ल्यू वेट्स हो गए, आर प्राइस रिलेटिव हो गया, और वेट्स को जो है बाद में आपने डिवाइड कर देना है, एक हिसाब की एवरेज निकलती है। तो एक न्यूमेरिकल करेंगे, ये आपको समझ आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे हम आएंगे, फिशर इंडेक्स के बाद डॉर्बिश बॉली हो गया। जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ा सा टाइम दें आप। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल्स हो जाए। लेस्प्रेज प्राइस इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो फार्मूला क्या है, सबसे पहले लेस्प्रेज की अगर बात करें तो ये P0 बेस ईयर प्राइसेस हैं, ये हमारी करंट ईयर प्राइसेस हैं, ये हमारी बेस ईयर क्वांटिटीज़ हैं। तो ये देख सकते हैं आप। अब फार्मूला क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया। लेस्प्रेज का जो फार्मूला है उसमें सेम फार्मूला है आपका, ये देख सकते हैं P0 इंटू 100 किया जाता है, लेकिन बस आपकी जो है बेस ईयर क्वांटिटीज़ जो हैं वो ली जाती हैं। तो बस हमने समीशन P1 Q0 को निकालना है, फिर समीशन P0 Q0 को निकालना है, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप। तो कंप्यूट करेंगे पहले समीशन P1 Q0। तो हमने ये P1 ले लिया 8 और P0 ले लिया आपका 5। तो 8 इंटू सॉरी गाइज, इसमें हमने क्वांटिटीज़ लेनी है बेस ईयर, और प्राइस लेनी है करंट ईयर। तो देख सकते हैं Q0 इंटू 10 इंटू 8, तो 80 वैल्यू आ गई। जब हमने इसकी पूरी सबमिशन की तो 252, तीनों को जमा करके 252 हमारे पास निकल के। तो समीशन हमारे पास से P1 Q0 252 निकल के आ गया, और P0 Q0 हमने निकाला 190। अब हम निकालेंगे बहुत इजीली तरीके से जो आपका लेस्प्रेज इंडेक्स है। तो 252 अपॉन 190 इंटू 100। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 132.63 हमारे पास निकल के आया। तो लेस्प्रेज प्राइस इंडेक्स कितना निकल के आया, 132.63, मतलब 32.63% जो है प्राइस इंक्रीज हमें देखने को यहाँ पे देखने को मिला। तो ये बात आपने याद रखनी है कि लेस्प्रेज जो है वो टेंड्स करता है ओवर स्टेट प्राइस राइज, मतलब अपवर्ड ब्यास जो है हमें देखने को मिलता है, अपवर्ड ब्यास। तो ये अपवर्ड बाइसनेस शो करता है आपका लेस्प्रेज प्राइस इंडेक्स। वैसे ही आपका पास्टेज प्राइस इंडेक्स है, एक बार फिर से फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर पास्टेज प्राइस इंडेक्स की बात करें तो फार्मूला लिखना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है 100 से। बस इसमें क्वांटिटीज़ आपकी कौन सी रहेंगी, करंट ईयर। तो दिस इज़ द फार्मूला। पहले समीशन P1 Q1 निकालो, फिर समीशन P0 Q1 निकालो, बस फार्मूले पे पुट करो, आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं P1 Q1 इंटू P0 Q0। तो ये देख सकते हैं आप, ये निकाल के यहाँ पे पहले इसने कंप्यूट किया P1 Q1 को, ये निकल के आया 316। फिर कंप्यूट किया P0 Q1, निकल के आया 242, और फिर पास्टेज फार्मूला में जो है ये पुट करके जो है वैल्यू निकल के आई 130.58। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये PDF में आपको मिल जाएगा। तो पास्टेज इंडेक्स इस तरह से जो है वो निकाला जाता है। फिर फिशर इंडेक्स तो बहुत आसान है। अगर आपका लेस्प्रेज निकला हुआ है, पास्टेज निकला हुआ है, तो बस उसका स्क्वायर रूट करके लेस्प्रेज इंटू पास्टेज कर दिया, तो ये आपका फिशर इंडेक्स जो है वो निकल के सामने जो है वो आ जाएगा। तो फिशर इंडेक्स यहाँ पे निकाला, कितना है 129.61। तो ये आपका फिशर इंडेक्स जो है वो निकल के आ गया। नेक्स्ट ये है कैलकुलेशन आपके मार्शल एजवर्थ की। थोड़ा सा जो है ये कैलकुलेटिव रहता है, तो पेपर में आने के चांसेस नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल में इसको भी जो है वो डाला हुआ, तो आप देख सकते हैं। बाकी डॉर्बिश बॉली में क्या किया जाता है कि लेस्प्रेज और पास्टेज इंडेक्स की जो है वो एवरेज निकाली जाती है। तो आपका क्या निकल के आ जाता है, डॉर्बिश बॉली प्राइस इंडेक्स। तो ये अब कैलकुलेशंस तो आपको ही करनी है।
तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैंने न्यूमेरिकल्स डाले हुए हैं, आप इनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करने लग पड़ेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा जो है इससे खिंच जाएगा। तो अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो था आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये मुझे आपको समझाना था। तो इसमें क्या किया जाता है, ये 4 कमोडिटीज़ हैं ABCD, ये कोई 4 कमोडिटीज़ हैं, चीज़ें हैं जिनका आर जो है प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है 120, 140, 110 और साथ में इनका वेट दिया हुआ है। तो वेट इनको इंपॉर्टेंस इस हिसाब से दी हुई है, तो हमें वेट को मल्टीप्लाई करना है प्राइस रिलेटिव से, ठीक है, और फिर उन सब का सबमिशन जो है वो निकालना है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने क्या किया यहाँ पे कि वेट को मल्टीप्लाई किया है प्राइस रिलेटिव के साथ। ये देखें आप, वेट को प्राइस रिलेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उन सबको जमा किया, कितना आ गया 1250, कितना आ गया 1250। तो डिवाइड करना है हमें समीशन ऑफ वेट, वेट का जमा करके जितना वेट है उन सबको जमा करना है। तो ये वेट को जमा किया है, तो 1250 डिवाइडेड 10 इंटू 100 आपका जो है ये इंडेक्स नंबर निकल के आ जाएगा। ये 1 0 कट, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, इसमें जो है बाई 100 नहीं किया जाता है, इसमें 1250 डिवाइड 10 सीधा जो है निकल आता है। तो ये और ये कट, तो आंसर आ गया 120। तो 120 आपका जो है वो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स जो है वो निकल के सामने आ गया। तो 120 नहीं 125, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जो है वो समझ आ गया होगा। तो ये थे आपके कुछ इंडेक्स नंबर जिसमें हमने जो है जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थे उन सबको जो है वो कवर अप कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है उसको देखते हैं यहाँ पे। अब है टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि टेस्ट हमें क्या बताते हैं। तो टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर आर चेक्स यूज टू जज वेदर एन इंडेक्स नंबर इज रेलिएबल। क्या इंडेक्स नंबर, जैसे हमने लेस प्रेज, पास चेज, फिशल उठाया, तो क्या ये रेलिएबल है, भरोसेमंद है, कंसिस्टेंट है, थियोरेटिकली साउंड है। तो ये हमें, अगर कोई इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई करता है, काफ़ी टेस्ट, ज़्यादा टेस्ट सेटिस्फाई करता है, तो उसको बेटर माना जाता है। क्या माना जाता है, बेटर जो है वो माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यूनिट टेस्ट को। यूनिट टेस्ट की अगर बात करें तो यूनिट टेस्ट जो है ये एक इंडेक्स नंबर शुड रिमेन अनचेंज्ड। एक इंडेक्स नंबर जो है वो हमेशा अनचेंज रहना चाहिए जब हम उसके यूनिट्स जो हैं वो चेंज करें। अगर यूनिट्स, उसके मेजरमेंट, आप प्राइसेस या क्वांटिटीज़ को चेंज करें तो उसके यूनिट्स जो हैं वो क्या रहने चाहिए, अनचेंज रहने चाहिए, और इंडेक्स नंबर में कोई चेंज जो है वो नहीं आना चाहिए। अगर यूनिट हम चेंज करते भी हैं तब भी प्राइस इंडेक्स में चेंज नहीं आना चाहिए। अब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है सिंपल भाषा में कि अगर प्राइसेस जो हैं रुपीज़ में मेज़र की जा रही हैं, पैसे में की जा रही हैं, क्वांटिटीज़ में की जा रही है, किलोग्राम्स में की जा रही हैं, ग्राम्स में की जा रही हैं, इंडेक्स नंबर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। तो कौन कौन से टेस्ट इसको सेटिस्फाई करते हैं, जैसे एग्जाम्पल भी है कि प्राइस अगर 10 रुपये पर किलो है, अगर इसको कन्वर्ट किया जाए 1000 रुपये पर क्विंटल में, तो इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ये यूनिट टेस्ट जो है वो बोलता है। और एक गुड इंडेक्स नंबर जो है वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर जो है वो इसको सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट को जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है, टाइम रिवर्सल टेस्ट की अगर बात करें तो ये जो है, दिस टेस्ट स्टेट्स दैट इफ द बेस ईयर एंड करंट ईयर आर इंटरचेंज्ड। बेस ईयर, जैसे हम जो है करंट ईयर और बेस ईयर को अब चेंज कर दिया जाए, मतलब इसका मतलब क्या है कि प्राइसेस ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्राइसेस ऑफ बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। तो जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ये बोलता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। मतलब अगर जो इंडेक्स है उसको उल्टा भी कर दो आप, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ये बोलता है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट ये बोलता है। तो ये देख सकते हैं आप, प्राइस इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, और प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है। आगे चलेंगे, सिंपल एक्सप्लेनेशन। इफ वी कैलकुलेट एन इंडेक्स फ्रॉम बेस ईयर टू करंट ईयर एंड देन रिवर्स द ईयर्स, उसको रिवर्स करेंगे तो प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना। तो अगर जिस टेस्ट में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है,
जिस टेस्ट में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, हम मानेंगे कि वो इंडेक्स जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो है वो पास करता है। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से इंडेक्स है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास करते हैं। फिलहाल आप इस टेस्ट को जो है वो समझे। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि P01 अगर वैल्यू 1.25 है, फिर P10 की वैल्यू हम लेंगे और उसको उल्टा कर देंगे, 0.80 आ रहा है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर आना चाहिए। जी आ गया, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो क्या बोलता है, ये भी आपने ध्यान देना है। तो ये टेस्ट बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल। ये किसके बराबर होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को जब हम करें तो टेस्ट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स शुड बी इक्वल टू द वैल्यू इंडेक्स। मतलब कि एक ले लेते हैं प्राइस इंडेक्स, दूसरा लेते हैं क्वांटिटी इंडेक्स, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए? वैल्यू इंडेक्स के बराबर। तो ये बोलता है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये बात आपने याद रखनी है, प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स किसके बराबर आ गया? वैल्यू इंडेक्स के बराबर। तो दोबारा करते हैं, प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स के साथ और वैल्यू किसके बराबर आएगी? इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स के बराबर। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट है सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट की अगर बात करें तो जब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं थ्रू सीरीज ऑफ ईयर्स, बहुत सारे सालों को कंपेयर करके, तो वो जो नेट रिजल्ट उसका आना चाहिए 1 के बराबर, 1 के बराबर। यहाँ पे देख सकते हैं P01 फिर 12, मतलब ये मतलब क्या है इसका? P01 का मतलब है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, और फिर जो है 1-2 ले लेंगे, मतलब इसके कंपैरिजन में इसका, तो इन सब को मल्टीप्लाई करके वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए। हम मानते हैं कि वो जो है सर्कुलर टेस्ट को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंक्लूजन इसका ये है कि द टेस्ट इज मेनली एप्लीकेबल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर्स। जो चेन बेस इंडेक्स नंबर होते हैं जो प्रीसीडिंग ईयर को कंपेयर करते हैं, वो सर्कुलर टेस्ट को जो है वो फॉलो करते हैं। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर जो है सर्कुलर टेस्ट को फॉलो करते हैं। तो अब शॉर्ट में अगर समझे तो यूनिट टेस्ट इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट चेंज भी अगर हो रहे हैं तो फिर भी यूनिट टेस्ट जो है वो उसकी इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होने देता। टाइम रिवर्सल टेस्ट अगर बात करें तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करता है व्हेन टाइम पीरियड आर रिवर्स। आप P01 को उल्टा कर दो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 1 के बराबर आनी चाहिए। दिस इज आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या बोलता है जी? प्राइस इंडेक्स को लो, फिर क्वांटिटी इंडेक्स को लो, और ये किसके बराबर आना चाहिए? वैल्यू इंडेक्स के बराबर आना चाहिए। ये आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बोलता है। फिर सर्कुलर टेस्ट है, ये चेन बेस इंडेक्स को जो है वो अप्लाई होता है मेनली। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसके ऊपर JKSSB आपको क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो फिशर आइडियल इंडेक्स है, फिशर का जो इंडेक्स था जिसने लास्ट प्रेज और पास्ट प्रेज का जो था स्क्वायर रूट करके जो है बोला कि हम जो है इस तरह से इसको निकालेंगे, तो वो जो है टाइम रिवर्सल को भी फॉलो करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी जो है वो पास करता है, तो इसलिए उसको आइडियल बोलते हैं। तो JKSSB आपको पूछ सकती है कि फिशर का जो इंडेक्स था उसको आइडियल क्यों बोला था? क्योंकि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी पास करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी पास करता है, इसलिए उसको जो है आइडियल जो था वो कहा गया था। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। तो ये आप देख सकते हैं, गुड इंडेक्स नंबर उसको बोलेंगे जो ज़्यादा टेस्ट को जो है वो फॉलो करेगा। तो यही वो लाइन दोबारा से लिखी है, रिजल्ट शुड नॉट चेंज इफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंजेस। किलो से ग्राम आप ले लो, लेकिन इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो वेटेड मेथड्स जो हैं, वेटेड मेथड्स जो हैं वो ज़्यादातर इस टेस्ट को जो है वो फॉलो करते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट मैंने आपको अच्छे से जो है वो समझा दिया, और फिशर आइडियल इंडेक्स जो है वो रिवर्सल टेस्ट को जो है वो पास करता है। फिर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी मैंने आपको अच्छे से समझाया, और फिशर आइडियल इंडेक्स जो है सेटिस्फाई करता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, ये आपने याद रखना है। सर्कुलर टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि जो चेन बेस इंडेक्स होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं? सर्कुलर टेस्ट को जो है वो पास करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इसमें ट्रांजिटिविटी टेस्ट होता है। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी है अच्छे से तो ट्रांजिटिविटी क्या होती है वो आपको पता होगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी।
बाकी फिक्स बेस्ड चेन बेस्ड मेथड क्या होते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, जैसे प्राइस इंडेक्स होते थे, जैसे मैंने प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें किस तरह से हम लिखते थे, समीशन P1 अपान समीशन P0 इंटू 100, तो वैसे क्वांटिटीज़ में चेंज निकालना है तो वो सेम उसी तरह समीशन, बस अब P की जगह आपने क्या लिखना है, क्वांटिटीज़ लिखनी है और इंटू 100 कर देना। तो सिमिलर प्राइस इंडेक्स की तरह ही क्वांटिटीज़ का भी आप निकाल सकते हो। और लेस्प्रेज क्वांटिटी इंडेक्स, वो जो हमने पीछे पढ़ा वो लेस्प्रेज प्राइस इंडेक्स था। अब क्वांटिटी इंडेक्स कैसे निकलेगा, तो सेम निकलेगा। क्वांटिटी इंडेक्स निकालने के लिए फार्मूला हमें लिखना है क्वांटिटी वाला, तो क्वांटिटी वाला फार्मूला है समीशन Q1 अपान समीशन Q0 इंटू 100, और इसमें बेस ईयर की प्राइसेस को जो है वो वेट लिया जाता है, बेस ईयर की प्राइसेस को जो है वो वेट लिया जाता है P0। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो लेस्प्रेज का क्वांटिटी इंडेक्स है उसमें जो आपकी वेट्स है उसको क्या लिया जाता है, तो बेस ईयर की प्राइसेस को जो है वेट लिया जाता है। वैसे ही पास्चेज की अगर बात करें तो पास्चे जो है, पास्चे का जो क्वांटिटी इंडेक्स है उसमें क्या किया जाता है, तो पहले फार्मूला लिखेंगे समीशन Q1 अपान समीशन Q0 इंटू 100, और जो प्राइसेस हैं वो कौन सी ली जाती हैं, करंट ईयर की, जैसे वहाँ क्वांटिटीज़ ली जाती थी, यहाँ पे क्या ली जाएंगी, यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो करंट ईयर्स की क्या ली जाएंगी, एज ए वेट ली जाएंगी। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है। वैसे फिशर की अगर बात करें तो फिशर का जो क्वांटिटी इंडेक्स है उसमें क्या किया लिया जाएगा, इसमें भी लेस्प्रे और पास्चेज का क्वांटिटी क्या लिया जाएगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो लेस्प्रे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और पास्चेज का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है वो लिया जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है आपका क्वांटिटी फिशर इंडेक्स। तो ये बातें आपने याद रखनी है। फिर है वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले बताया है वैल्यू इंडेक्स नंबर कैसे निकलता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी किसके बराबर आती है, वैल्यू इंडेक्स नंबर के बराबर। तो प्राइस इंडेक्स नंबर भी यहाँ पे लगाना है और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी लगाना है, और आपकी वैल्यू तब जाके जो है वो निकल के सामने आएगी। और रिलेशन अमंग प्राइस क्वांटिटी एंड वैल्यू इंडेक्स फॉर मैनी सिस्टम्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये फैक्टर रिवर्सल आइडिया है। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी किसके बराबर होती है, वैल्यू इंडेक्स नंबर के बराबर। तो ये आपने याद रखना है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। क्वालिटी चेंजेस ओवर टाइम, क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है ओवर टाइम। डिफिकल्ट इन सेलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स, न्यू गुड्स अपीयर, ओल्ड गुड्स डिसअपीयर हो जाती हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ये भी आप जो है इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम इसको जो है कवर करने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें जो है क्या कैलकुलेट करके देता है, तो नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। मैंने आपको एग्जांपल में पहले ही समझाया था कि जैसे 2019 में कोई बच्चा जम्मू रह रहा है एज ए स्टूडेंट, उसका खर्च जो है वो 9,000 के करीब आता है, लेकिन 2026 में जब वो खर्च करता है तो उन्हीं कमोडिटीज़ को लेने के लिए उसको 15,000 रुपया खर्चा आता है। तो ये है कि 2019 के कंपैरिजन में कास्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ गई है 2026 में। तो कास्ट ऑफ लिविंग हमें निकाल के देता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये देख सकते हैं आप, मेजर द चेंज ऑफ कास्ट ऑफ लिविंग ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, वर्किंग क्लास, मिडिल इनकम ग्रुप्स, इनके बारे में हमें निकाल के देता है। तो इट मेजर्स हाउ मच एक्सपेंडिचर नीड्स टू चेंज टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वही चीज़ें आप 2019 में खा रहे थे, 9,000 पे लग रहे थे, लेकिन 2026 में वही चीज़ें खाने पे आपको, कंज्यूम करने पे आपको 15,000 पे खर्चा आ रहा है। तो ये होता है कास्ट ऑफ लिविंग। तो सीपीआई की बात करें तो ये यूज़ करता है रिटेल प्राइसेस और एक्सपेंडिचर पैटर्न को। तो ये बात आपने याद रखनी है। मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सीपीआई सीएलआई, तो इसके दो मेथड हैं। सबसे पहले फैमिली बजट मेथड है। फैमिली बजट मेथड की बात करें तो फैमिली बजट मेथड जो है उसको वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव बोलते हैं, जो हमने पीछे किया WR अपान समीशन W, जिसके ऊपर मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करके बताया था। तो फैमिली बजट मेथड जो है वो यही मेथड है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो इसलिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आपको पेपर में आता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कितने मेथड हैं उसके, तो दो मेथड हैं। सबसे पहले फैमिली बजट मेथड, जो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ही है, जिसका फार्मूला है समीशन WR अपान समीशन W। तो ये फार्मूला हम ऊपर कर चुके हैं, इसके ऊपर दोबारा हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस याद रखेंगे कि फैमिली बजट मेथड को यही बोला जाता है और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने का एक फार्मूला है।
और ये मोस्ट कॉमन सीपीआई मेथड है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाने का। नेक्स्ट एक और मेथड है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा है? ये वाला। और ये वाला फार्मूला देख के आपको एक चीज़ याद आ चुकी होगी कि ये लेस्प्रेस फार्मूला है। कौन सा है? लेस्प्रेस। तो लेस्प्रेस फार्मूला भी जो है इस्तेमाल किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो बनाने के लिए। तो आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी। बाकी अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सीपीआई का आपको जो क्वेश्चन आएगा दैट इज़ यहाँ से आपको आने के चांसेस हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया जाता है? तो ये मेजर करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंजेस। कि मैंने आपको बहुत बार समझा दिया कि 2019 में कितना खर्च आ रहा था, 2025 में। तो ये हमें रिलेटिव चेंज निकाल के देता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना चेंज जो है वो आ रहा है। बाकी अगर किसी के वेजेस रिवीजन करने हैं, डेयरनेस अलाउंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है उसका जो वो हम जो है वो हमें कैलकुलेट करके कौन देता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हम डेयरनेस अलाउंस भी जो है वो निकालते हैं। नेक्स्ट जो है इंडिकेट्स इन्फ्लेशन फेस्ड बाय कंज्यूमर्स। कितनी इन्फ्लेशन जो है बढ़ रही है वो भी हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इंडिकेट करता है। मनी वेजेस और रियल वेजेस हमें निकाल के देता है। और पॉलिसी डिसीजंस और प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो है पॉलिसी डिसीजन लेने में जो है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो हेल्प करता है। तो यहाँ से यूजेस में से क्वेश्चन आपको जो है वो निकल के आ सकते हैं। तो लिमिटेशंस हैं कि वेट्स को अपडेट रखना जो है काफ़ी मुश्किल इसमें रहता है। तो नए गुड्स जो है कंपेरेबिलिटी इश्यूज जो हैं वो लेके आते हैं। सब्स्टिट्यूशन बियास इसमें जो है वो रहता है क्योंकि लोग जो है ज़्यादातर सस्ती चीज़ें देखते हैं। तो ये कुछ इसमें लिमिटेशंस जो है वो रहती हैं। तो ये देख सकते हैं आप रियल वेज और रियल वैल्यू जो है वो किस तरह से निकाली जाती है। तो मनी वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 करके जो है रियल वैल्यू निकाली जाती है और रियल वेज। तो ये हम जब एमसीक्यूज़ करेंगे उसमें जो है एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें जो है हम कवर अप करेंगे। नेक्स्ट मनी वेजेस और रियल वेजेस भी जो है हम निकाल सकते हैं। तो रियल वेज इंडेक्स और कैसे निकाला जाता है ये बात आपने याद रखनी है। तो मनी वेज क्या होता है? वेज इन रुपी पे टू ए वर्कर। तो वर्कर को जितना आप वेजेस दे रहे हो उसको मनी वेज बोलते हैं। रियल वेज क्या होता है? परचेजिंग पावर के साथ उसको जो है वो कंपेयर किया जाता है। तो रियल वेज इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? मनी वेज इंडेक्स अपॉन सीपीआई इंटू 100 करके। तो इसके ऊपर जब एमसीक्यू हम करेंगे तो वहाँ पे ये जो मनी वेज इंडेक्स कैसे निकालते हैं ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर रियल वेज इंडेक्स राइज कर रहा है तो इसका मतलब परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये बात आपने याद रखना है, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है अगर रियल वेज इंडेक्स जो है वो राइज करे। तो सीपीआई अगर फास्टर राइज कर रही है वेजेस से तो रियल वेजेस जो है वो फॉल करेंगे। ये आपने याद रखना है। इनके ऊपर भी जीके एसएसबी क्वेश्चन जो है वो बना सकती है। तो उसके बाद एक और इंडेक्स है दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स के बारे में आप थोड़ा सा समझ लें। टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स की बात करें तो इसको कैसे निकाला जाता है? एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स को इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 किया जाता है। तो एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है इंपोर्ट के प्राइस इंडेक्स से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो दिस इज टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स। तो पूछा जा सकता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स को कैसे निकाल सकते हैं हम। तो अब कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तमिलनाडु बोर्ड से हमने ये कंटेंट उठाया तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडेक्स नंबर और स्पेशलाइज्ड एवरेज ये मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि ये हमें रिलेटिव चेंज निकाल के बताती हैं। बेस ईयर को 100 माना जाता है। वेट्स रिफ्लेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ आइटम। वेट का मतलब है कि इंपॉर्टेंस किसी आइटम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना। लेस प्रेस जो है ओवर स्टेट करता है प्राइस को इसलिए, और पास्टेज जो है अंडर स्टेट करता है तो इसलिए लेस प्रे को अपवर्ड बाइस बोलते हैं और पास्टेज को डाउनवर्ड बाइस जो है बोले जाते हैं। फिशर इंडेक्स को आइडियल बोला जाता है क्योंकि ये टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जो है पास करता है। सीपीआई इज बेस्ड ऑन रिटेल प्राइसेस, फैमिली बजट, एक्सपेंडिचर वेट्स के ऊपर। डिफ्लेशन कन्वर्ट्स मोर मनी वैल्यूज इनटू रियल। तो डिफ्लेशन जो है मनी वैल्यू को रियल में कन्वर्ट करके हमें बताता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। एक सिंपल एग्रीगेटिव का ये फार्मूला है जो कि काफ़ी बार हमने डिस्कस किया। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का फार्मूला, वेटेड का ये वाला फार्मूला, लेस्प्रेस, पास्चेज, फिशर, मार्शल एजवर्थ, डॉर्बिश बॉली। तो हमने जो है वैल्यू इंडेक्स कैसे निकालते हैं,
सीपीआई के फार्मूले एग्रीगेटिव, तो ये हमने एक जो है सिंपल लाइन में सारे फार्मूलेज लिखे हुए हैं। तो ये नोट्स आप जो है ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके, और आप एनरोल कर सकते हैं हमारे बैच में। जो हमने 8 सेक्शंस के ऊपर नोट्स प्लस एमसीक्यूज जो हैं बनाए हुए हैं, तो उसका बेनिफिट आप जाके जो है उठा सकते हैं। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये हमने जो है अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अब टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी हैं, जैसे सीपीआई कंबाइन भी जो है वो निकाला जाता है, सीपीआई अर्बन निकाला जाता है, रूरल निकाला जाता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए निकाला जाता है, एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए, रूरल लेबरर्स के लिए जो है, सबके लिए जो है निकाला जाता है। अगर बात करें प्रेजेंट बेस ईयर क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए, तो 2012 जो है इसके लिए बेस ईयर जो है इस वक्त रखा गया है। तो अगर बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, कि इसमें बास्केट बनाई जाती है पूरी, उसमें फूड और बिवरेजेस हैं जिनको सबसे ज़्यादा वेट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेट जो है वो किसको दिया जाता है, तो फूड और बिवरेजेस इसको हाईएस्ट वेट है। फिर हाउसिंग है, इसमें क्लॉथिंग और फुटवेयर है, फ्यूल एंड लाइट है, और मिसलिनियस चीज़ें भी इसमें डाली गई हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट। लेकिन सबसे ज़्यादा वेट इसको, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में किसको दी जाती है, फूड को। फूड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेट इसको इसमें दिया जाता है। तो सो फूड इन्फ्लेशन स्ट्रांग इन्फ्लुएंसेस सीपीआई। तो अगर खाने में महंगाई होती है, फूड में महंगाई होती है, तो ये सीपीआई को इन्फ्लुएंस जो है अच्छे से करती है। तो दो मेथड है, फैमिली बजट मेथड जिसको वेटेड मेथड भी के नाम से भी जाना जाता है, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, और दूसरा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है जो लेस्प्रेज के मेथड के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी जेके एसएसबी आपको क्वेश्चन जो है पूछ सकती है। तो ये हमें अवरेज चेंज बताता है प्राइस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल पे। होलसेल लेवल पे हमें ये जो है बताता है। इट रिफ्लेक्ट्स प्राइस चेंजेस बिफोर गुड्स रीच टू द रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में पहुंचने से पहले होलसेल लेवल पे जो प्राइस में चेंजेस आते हैं, वो हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो बताता है। इसको कंपाइल और रिलीज़ कौन करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसको कंपाइल और रिलीज़ जो है वो करती है। ये इन्फ्लेशन को मेज़र करता है एट द होलसेल लेवल, ये आपने याद रखना है। और इसमें WPI डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, इसमें सर्विसेज जो हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं, ये बात आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो बेस ईयर इसमें 2011-12 लिया जाता है। मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं WPI बास्केट में, जैसे ऊपर फूड और बेवरेजेस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, तो इसमें भी प्राइमरी आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, ये सारे हैं। फ्यूल पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें लार्जेस्ट वेट इसमें किसको दिया गया है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को। और सीपीआई में फूड और बेवरेजेस को दिया गया था, लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट वेट है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को, ये बात आपने याद रखनी है। और WPI में डोमिनेट कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो डोमिनेट इसमें करते हैं। यूज़ क्या है, ये हमें प्रोड्यूसर साइड इन्फ्लेशन बताता है। इंडस्ट्री और ट्रेड पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रास्ट प्राइस एस्केलेशन, गवर्नमेंट को मॉनिटर करता है सप्लाई साइड प्रेशर्स को हैंडल करने में। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, लिमिटेशंस भी हैं इसकी। और की डिफरेंसेस की अगर बात करें, फ़र्क क्या है सीपीआई और WPI में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सीपीआई जो है रिटेल प्राइस को देखता है, और ये होलसेल प्राइसेस को देखता है। ये गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करता है, गुड्स भी सर्विसेज भी, लेकिन इसमें आपको सिर्फ जो है गुड्स देखने को मिलेंगे, सर्विसेज इसमें देखने को नहीं मिलेगी। यूज्ड बाय RBI फॉर मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोड्यूसर साइड इन्फ्लेशन हमें बताता है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, और ये हमें दिखाता है इंडस्ट्री और ट्रेड एनालिसिस में इसका इस्तेमाल होता है। और ये बेस्ड ऑन प्रोडक्शन होलसेल बास्केट के ऊपर, और ये है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बास्केट के ऊपर। तो ये डिफरेंस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सीपीआई जो है ये ज़्यादा रेलिवेंट है कॉमन लोगों के लिए, और WPI जो है ये ज़्यादा रेलिवेंट है फॉर प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ये बात आपने याद रखनी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपको। तो रिलेशन क्या है इंडेक्स नंबर थ्योरी के साथ, सीपीआई और WPI ये जो है वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर्स हैं, ये बात आपने याद रखनी है। सीपीआई बजट और एक्सपेंडिचर
वेट्स को इस्तेमाल करता है और WPI जो है वैल्यू और प्रोडक्शन वेस्ट वेट्स को जो है इस्तेमाल करता है। तो बाकी ये न्यूमेरिकल्स हैं कुछ जो हमने आपको सॉल्व करवा दिए, आप खुद भी इनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने हर तरह का क्वेश्चन डाला हुआ है। उसके बाद MCQs कुछ 2-4 मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन सारे पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, इसके लिए हम एक अलग वीडियो जो है MCQs के लिए लेके आएंगे। तो इंडेक्स नंबर आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ये स्पेशलाइज्ड एवरेज होती हैं शोइंग रिलेटिव चेंज। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन कितनी आसानी से आपके निकल रहे हैं। इफ एन इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर इज 135 इट इंडिकेट्स, इसका मतलब है कि बेस ईयर 100 है, करंट ईयर 35 है, इसका मतलब 35% इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो दिस इज सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडेक्स नंबर की? दे मेजर एब्सोल्यूट चेंजेस। तो पहला ही पार्ट जो है गलत है, क्योंकि ये रिलेटिव चेंज बताता है, एब्सोल्यूट चेंज नहीं बताता है। दे आर एग्जैक्ट मेजर्स, एग्जैक्ट ये नहीं होते हैं, ये एक लिमिटेशन है। दे इग्नोर बेस ईयर, बेस ईयर को इग्नोर नहीं करती है। दे कंपेयर करंट ईयर विद बेस पीरियड, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर बात करें, इंडेक्स नंबर आर रिगार्डेड एज अप्रॉक्सीमेशन, इनको अप्रॉक्सीमेशन क्यों बोलते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो सी पार्ट, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है डिपेंड करता है आइटम वेट और फार्मूला यूज़ करने पे, इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेशन कहा जाता है, इसमें कैलकुलेशन जो है वो की जाती है। तो आगे चलेंगे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, इसमें से क्या जो है वो यूज नहीं है इंडेक्स नंबर का? इन्फ्लेशन मेजर करना है, फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड DA ये भी है, डिफ्लेशन मॉनेटरी वैल्यूज ये भी है, डिफ्लेटिंग मॉनेटरी वैल्यूज, और लास्ट है मेजरिंग ऑब्सोल्यूट नेशनल इनकम। तो ऑब्सोल्यूट वैल्यूज को नहीं, ये रिलेटिव वैल्यूज को मेजर करता है, ये बात आपने याद रखनी है। MCQ नंबर 6, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज क्लासिफाइड एज, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इज क्लासिफाइड एज प्राइस इंडेक्स, इसको प्राइस इंडेक्स के नाम से ही जो है आप क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर्स, ये क्या मेजर करता है? तो ये मेजर करता है आपका कि चेंज इन क्वांटिटीज प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटीज जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, उसमें क्या बदलाव आ रहा है उसके बारे में निकाल के देता है। वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन, तो वैल्यू इंडेक्स नंबर जो है वो टोटल वैल्यू हमें बताता है, और वैल्यू कैसे निकलती है? प्राइस इनटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। वैल्यू इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी चेंजेस। तो मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको ये PDF चाहिए तो काइंडली ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड गेट द बेनिफिट विच आई एम शेयरिंग विद यू। एंड इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड फॉर ए सिंगल कमोडिटी इज कॉल्ड, कोई इंडेक्स नंबर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाए सिंगल कमोडिटी के लिए, उसको क्या बोला जाता है? तो सिंगल कमोडिटी के लिए अगर कोई इंडेक्स नंबर बनाया जाए उसको स्पेसिफिक इंडेक्स बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ के लिए बनाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कंपोजिट इंडेक्स जो है वो बोला जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसकी एग्जाम्पल है? ये बात आपने याद रखना है कि ये कंपोजिट इंडेक्स, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ आइटम्स जो है वो होती है। अगर एक ही आइटम हो तो उसको स्पेसिफिक इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इन द फिक्स बेस मेथड, फिक्स बेस मेथड में क्या किया जाता है? फिक्स बेस मेथड में हर एक साल को एक फिक्स बेस ईयर के साल से कंपेयर किया जाता है। बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द चेन बेस मेथड मेनली डिफर्स फ्रॉम फिक्स बेस मेथड बिकॉज चेन बेस मेथड जो है वो अलग है फिक्स बेस मेथड से। क्यों? क्योंकि चेन बेस मेथड में एक साल को पिछले साल से कंपेयर किया जाता है। इट कंपेयर्स ईच ईयर विद द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के साथ, और फिक्स जो मेथड होता है उसमें जो है एक फिक्स ईयर से जो है हर एक साल को कंपेयर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ एन आइडियल बेस ईयर, तो आइडियल बेस ईयर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल, जी सही है। रिप्रेजेंटेटिव ईयर, जी सही है। एयर विद एबनॉर्मल बूम आर वार, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एयर विद रेलिएबल डाटा है, तो ये तीन चीज़ें सही हैं, ये जो गलत है। तो जब आप MCQ लगाओगे आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी और बढ़ेगी। हमने इसमें काफ़ी MCQs डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं 40 MCQ हैं। तो इतने MCQs करने के बाद आपका काफ़ी अच्छा जो है वो एक लेवल बन जाएगा। तो ये देखो, वैल्यू इंडेक्स इज गिवन बाय, वैल्यू इंडेक्स इसमें से कौन सा है ये आपने बताना है। तो ये देख सकते हैं सी पार्ट, जिसमें हमने क्वांटिटी प्राइस इंडेक्स प्लस जो आपका लिया हुआ है प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो प्राइस भी ली है क्वांटिटी भी ली है, तो ये आपका जो है आ जाता है क्या? वैल्यू इंडेक्स। नेक्स्ट अगर बात करें, ये देख सकते हैं आप, सर्कुलर टेस्ट इज जनरली सेटिस्फाइड बाय, तो सर्कुलर टेस्ट कौन फॉलो करता है? सर्कुलर टेस्ट जो है चेन बेस इंडाइसिस जो है वो फॉलो करती। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या बोलता है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बोलता है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी जो है वो वैल्यू के बराबर आएगा। बी पार्ट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है विच इंडेक्स सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो कौन पास करता है, तो फिशर जो है वो फैक्टर को भी करता है और दूसरा वाला कौन सा था, दूसरा वाला इंडेक्स भी जो है वो सेटिस्फाई करता है, दैट इज रिवर्सल टेस्ट। रिवर्सल टेस्ट इसमें से जो है कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करता है, तो मैंने आपको बोला था P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1 के बराबर आना चाहिए। तो उसमें से देख सकते हैं आप डी पार्ट इज द राइट, जस्ट अ सेकंड गाइज। तो ये सी पार्ट यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसका राइट आंसर जो रहेगा दैट इज आपका डी पार्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट में सी जो है ये गलत है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, द यूनिट टेस्ट रिक्वायर्स दैट एन इंडेक्स नंबर। तो यूनिट टेस्ट जो है वो क्या बताता है कि इंडेक्स नंबर कैसा होना चाहिए, तो यूनिट टेस्ट हमें बताता है कि इंडेक्स नंबर जो है वो कैसा होना चाहिए, वो अनचेंज रहना चाहिए जब हम यूनिट को चेंज करें, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। तो टेस्ट के ऊपर भी हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं, तो ये पीडीएफ आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमने पूरा इंडेक्स नंबर जो है वो कवर अप कर लिया। थैंक यू।